अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो डेफिनेटली आप कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखना चाहते हैं। और सामने जो यहाँ पर 3D एनिमेशन वीडियो आपको नजर आ रही है, ये वीडियो नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये रियल टाइम मॉडल एनिमेट हो रहा है। इसके ऊपर जो डिटेल है यहाँ पर स्पेकुलरिटी, रफनेस, नॉर्म मैप की डिटेल और जो भी PBR मटेरियल की गुडनेस है वो सब कुछ यहाँ पर रियल टाइम हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या अनरियल इंजन के अंदर है? जी नहीं, ये अनरियल इंजन नहीं है, ना ही ये ब्लेंडर है और ना ही एलिमेंट 3D है। ये सब कुछ नेटिवली हो रहा है दाविंची रिजॉल्व के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल दाविंची रिजॉल्व के अंदर और स्पेसिफिकली फ्यूजन पेज के अंदर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्यूजन पेज है और ये पूरे यहाँ पर इसका नोड ग्राफ बना हुआ है। लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं इसका जो बेसिकली किस तरह का सीन सेटअप है, कैमरा लगा हुआ है, लाइट है, ये मॉडल यहाँ पर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रियल टाइम फाइनल आउटपुट कैसे नजर आ रही है, जस्ट लाइक ए 3D रेंडर। इतनी अच्छी क्वालिटी यहाँ पर आई है। इनफैक्ट मैं आपको एक और सीन दिखाना चाहता हूँ। ये फ्यूजन की एक और कंपोजिशन है, इसमें हम जाते हैं तो इधर आप देख सकते हैं ये कितना ब्यूटीफुल आर्किटेक्चरल रेंडर निकला हुआ है इंटीरियर का। और ये फ्यूजन के अंदर है, यहाँ पर सारा नोड ट्री यहाँ पर है, ये सारा डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। बट ये सब कुछ फ्यूजन के अंदर हो रहा है। जिन लोगों ने भी दाविंची रिजॉल्व पहले इस्तेमाल किया है और फ्यूजन में काम किया है उनको पता है कि मॉडल इंपोर्ट कैपेबिलिटी बड़ी लिमिटेड थी पहले फ्यूजन की। आप मॉडल ला तो पाते थे, बस इस तरह की क्वालिटी वहाँ पर रेंडर नहीं हो पाती थी। तो अब ये कैसे पॉसिबल हो पाया है? ये पॉसिबल हो पाया है USD की वजह से। USD इंपोर्ट की फैसिलिटी अब आ गई है 18.5 वर्जन ऑफ दाविंची रिजॉल्व के अंदर, जिसकी वजह से हम USD मॉडल्स को यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। उनके अंदर PBR मटेरियल का पूरा डेटा पैक होकर साथ में आता है, इस वजह से ये क्वालिटी यहाँ पर ऐसी आ रही है। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा डिटेल के अंदर समझेंगे कैसे आप अपना USD मॉडल इंपोर्ट कर सकते हैं, उसको लाइट कर सकते हैं और कैसे इस तरह की ब्यूटीफुल क्वालिटी आप निकाल सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। ये वीडियो आने में थोड़ी देर हुई है, मैं पहले इसे बनाना चाहता था बट उस टाइम पे मैं थोड़ा प्रैक्टिस कर रहा था, इन चीज़ों की स्टडी कर रहा था। बहुत सारे अंग्रेज़ों की भी मैंने वीडियोज़ देखी, किसी के अंदर भी बहुत ज़्यादा डिटेल में ये चीज़ समझाई नहीं गई, बस सब ये बता रहे हैं कि USD आ गया। बट USD आने का इम्पैक्ट क्या है ये किसने भी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया। इंपोर्ट करना तक सीखा है सिर्फ, और पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं बताई। और जो लोग मुझे जानते हैं, जिन्होंने मेरे फ्यूजन के या पूरे दाविंची रिजॉल्व या कोई भी ट्यूटोरियल के मेरे लेक्चर्स देखे हुए कंप्लीट, उनको पता है कि मैं बहुत इन डेप्थ जाकर के एक एक चीज़ को बताता हूं। तो इस वीडियो के अंदर भी मैं वही करने वाला हूं, इन डेप्थ आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कैसे कैसे आप इसको इंपोर्ट करेंगे और क्या क्या इसमें आप चीज़ें कर सकते हैं जिसके थ्रू आप अपनी मर्जी की आउटपुट निकाल सकते हैं। नाउ USD क्या है? जैसे मैंने आपको बताया यूनिवर्सल सीन डिस्क्रिप्शन, ये एक टाइप ऑफ फॉर्मेट है 3D फॉर्मेट, जैसे बहुत सारे होते हैं OBJ या FBX। FBX पहले बहुत पॉपुलर था, उसने OBJ को काइंड ऑफ रिप्लेस किया था गेमिंग के अंदर। और वो कैसे? क्योंकि OBJ के अंदर सिर्फ आपका मैश डेटा होता था, एनिमेशन डेटा नहीं जाता था उसमें। FBX में आपका मैश डेटा प्लस टेक्सचर डेटा प्लस उसके अंदर आपका एनिमेशन चला जाता था। अब USD के अंदर क्या एक और स्टेप प्लस हो गया, इसमें मैश डेटा प्लस इसमें आपका PBR मटेरियल का डेटा जो है पूरा का पूरा वो भी चला जाता है। कौन सा स्पेकुलरिटी मैप है, कौन सा रफनेस मैप है, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली लग करके आ जाता है। FBX में कई बार आपको कॉल भी करवाने पड़ते थे, सब इशू रहता था और टेक्सचर उसमें आते थे, मटेरियल उस तरह से नहीं आ पाते थे। बट USD जो आपका पूरा मटेरियल्स को भी स्टोर कर लेता है प्लस एनिमेशन भी स्टोर कर लेता है, तो काफ़ी अच्छा फॉर्मेट है। अभी के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर के अंदर ये आ चुका है, NVIDIA Omniverse, माया, ब्लेंडर और ऑफ कोर्स यहाँ पर तो हम देख ही रहे हैं ब्लैकमैजिक डिज़ाइन ने दाविंची के अंदर भी डाल दिया है। तो इन सब सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरह से आप फ्लॉलेसली एक जगह से दूसरी जगह पर अपने मॉडल को USD के थ्रू ले जा सकते हैं, वो सब के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन अंदर डेफिनेटली बताइएगा। USD होता क्या और कैसे काम करता है इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल हमारा मेन फोकस इस वीडियो के अंदर है कि आपको दाविंची रिजॉल्व के अंदर फ्यूजन के अंदर कैसे अपना मॉडल USD के थ्रू इंपोर्ट करना है। और ये USD फाइल्स आपको मिलेंगी कहाँ से? ये बेसिकली आप या तो जैसे स्केचफैब से डाउनलोड करते हो कोई भी चीज़, तो यहाँ पर मॉडल्स हैं स्केचफैब पे बहुत सारे। ये मैं कार का मॉडल यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये थोड़ा सा लोडर में टाइम लग रहा है। यहाँ पर डाउनलोड 3D मॉडल का जो बटन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शंस मिलती हैं अलग अलग डाउनलोड की। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर FBX है, USDZ है। तो स्केचफैब पे जो भी डाउनलोडेबल मॉडल होगा उसको ये कन्वर्टेड फॉर्मेट USDZ में प्रोवाइड करता ही करते हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने से पहले आप ये देख सकते हैं कि आपको इसका बेनिफिट भी होने वाला है नहीं, उसके लिए यहाँ पर इससे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस कलर इसका ऐसा है। तो ये सारे मैप्स इसमें अलग अलग हैं, तो वही मॉडल आपको करने का ज़्यादा बेनिफिट होगा USDZ में, जो जिसमें सारी चीज़ें आपको अलग अलग मैप मिलकर जुड़ करके इस तरह से फोटो रियलिस्टिक सा PBR मटेरियल बना रहे हो। तो ये इसमें रिफ्लेक्शन जो है ना, जो मैं बता रहा था, वो चीज़ आपकी प्रॉपरली ताकि आ सकें, राइट। सो सिंपली आपको जाना है और कोई भी मॉडल, मान लीजिए स्कल का मॉडल है, इस पर हम आते हैं, यहाँ पर ये खुल जाएगा और इसमें डाउनलोड पे आपने क्लिक करना है
यहाँ पर USDZ कन्वर्टेड फॉर्मेट की ऑप्शन आपको मिलेगी, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि आप डायरेक्टली जा करके अपना नॉर्मल कोई सीन आपने बनाया है ब्लेंडर के अंदर, तो ब्लेंडर से आप डायरेक्टली ही इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं USDZ को। तो कोई भी मॉडल आपने ब्लेंडर में अगर बनाया तो ब्लेंडर में ऑप्शन होती है डायरेक्टली उसको एक्सपोर्ट करने की। तो ये मैंने ब्लेंडर खोल दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.6.2 वर्जन है ये। और यहाँ पर जैसे मैं इस क्यूब को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर फाइल पे एक्सपोर्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिवर्सल सीन डिस्क्रिप्शन USD, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आएंगी। एनिमेशन भी यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे एक्सपोर्ट टेक्सचर जो है इसको भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो टेक्सचर प्लस एनिमेशन के साथ में यहाँ से आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा। अगर आप पुराने वर्जन ऑफ ब्लेंडर पे तो हो सकता है आपको टेक्सचर की वहाँ पे ऑप्शन ना मिले, तो लेटेस्ट वर्जन आप कर लीजिए, उसमें ये दोनों चीज़ें आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं और वो जो फाइल बनेगी उसको आप इम्पोर्ट कर सकते हैं DaVinci Resolve के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा नोट ट्री बना हुआ है। और इधर मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, जैसे अब एक बार पुराने वाले सीन पे चलते हैं। यहाँ पर एडिट पे मैं जाता हूँ और जो ये था रोबोट वाला सीन, इसको मैं फ्यूजन में खोल लेता हूँ। सेम है, यहाँ पर भी उसी तरह का नोट ट्री बना हुआ है और यहाँ पर आपको जो है आउटपुट नज़र आ रही है, जो जिसको आप काइंड ऑफ रेंडर्ड क्वालिटी नज़र आ रही है, बट है ये रियल टाइम ही इसी तरह की आपकी रेंडर्ड क्वालिटी बाहर आ जाएगी। ये मीडिया आउट नोड है, इससे मैंने यहाँ पर ये शो किया हुआ है। और यहाँ पर जो है मैंने एक मर्ज नोड है जिसके अंदर मेरा पूरा 3D सीन है, वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। और ये नोड्स को भी देख के घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सारा डिटेल में बताने वाला हूँ। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर अगर हम स्क्रॉल करते हैं अपना 3D व्यू के ऊपर तो ये अप डाउन होता है। अगर कंट्रोल प्रेस करके स्क्रॉल करते हैं तो ये जूम इन जूम आउट होता है। और अगर मिड माउस बटन को प्रेस करके ड्रैग करते हैं तो ये पैनिंग होती है। और ऑल्ट प्रेस करके मिड माउस बटन को ड्रैग करते हैं तो इस तरह से आप रोटेट कर सकते हैं। तो ये वैसे मैंने अपनी फ्यूजन की क्लास के अंदर बता रखा है, जिन्होंने नहीं देखी है वो जा करके अगर बेसिक सीख रहे हैं तो वो देख सकते हैं। DaVinci Resolve का पूरा कोर्स है मेरा, उसमें फ्यूजन की भी कुछ क्लासेज हैं, तो वो दृष्टिकोण प्रोडक्शंस के चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा। फिलहाल बात करते हैं इस सीन की। अब मैं आपको ये जूम इन करके पास से दिखा रहा हूँ। ये मॉडल यहाँ पर इस तरह का कुछ नज़र आ रहा है, तो दिस इज़ नॉट लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल राइट है। तो इस तरह की लाइटिंग वगैरह हमारी पहले हुआ करती थी, डिटेल इतनी अच्छी नहीं आती थी। अब ये कैसे आ पा रही है? ये आ पा रही है HDRI की वजह से। HDRI बहुत लोगों को पता होगा क्या होती है, हाई डायनेमिक रेंज इमेजेस, जिसके थ्रू आप लाइटिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ। इधर मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे 2-3 ये लाइटिंग ऑप्शन है। फिलहाल कैमरा लाइट के ऊपर ये हो रखा है। अब मैं सीन लाइट्स पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं सीन लाइट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर अब HDRI लगी हुई हमारी नज़र आ जाएगी। पीछे देख सकते हैं यहाँ पे HDRI लगी हुई है और ये थोड़ी मैंने वियर्ड से एंगल पे लगाई हुई है, उसका भी मैं आपको रीज़न बताऊँगा। कुछ थोड़ा सा लाइटिंग को मैं सेट कर रहा था ताकि ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है ये इंटरेस्टिंग नजर आए। अगर आप ध्यान से देखें अब इसके टॉप पर ये जो रिफ्लेक्शन है, वहाँ पर HDRI के अंदर जो ग्रीन है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। ये पूरे के पूरे अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से ये जो है PBR वाली क्वालिटी नज़र आती है। तो HDRI का सपोर्ट USD के अंदर है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब ये सारे टूल को एक्सेस कैसे करने हैं, और यहाँ पे इनफैक्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शेडो भी नहीं बन रही इस सीन के अंदर यहाँ पर, क्योंकि मैंने शेडो ऑफ की है इस व्यू पोर्ट की। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके शेडोज़ को भी ऑन कर देता हूँ तो ये देख सकते हैं आप, यही वाली शेडो जो यहाँ पर दिख रही है वो यहाँ पर भी आपको नज़र आ जाएगी। यहाँ पर जो व्यू है वो इस कैमरा एंगल से है, जो इधर कैमरा लगा हुआ है, ये देख सकते हैं यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। इस कैमरा के थ्रू अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ तो जो इस तरह का व्यू बन रहा है वो यहाँ पर हमको नज़र आ रहा है, कैमरा व्यू। चलिए अभी के लिए हम पहले जाते हैं एडिट पेज के ऊपर। इसको मैं वापस से कर देता हूँ कैमरा लाइट पे और शेडोज़ को ऑफ कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा लोड कम पड़े हमारे सीन के ऊपर। इधर हम आते हैं और एक नई मैं कंपोजिशन बना लेता हूँ फ्यूजन के लिए। यहाँ पर राइट क्लिक किया मैंने और न्यू फ्यूजन कंपोजिशन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ट्यूटोरियल इसका मैं नाम रख देता हूँ और ये ट्यूटोरियल वाली कंपोजिशन को उठा करके मैं यहाँ ले आता हूँ। तो ये कंपोजिशन हमने बना ली। अब जब भी मैं यहाँ पर फ्यूजन टैब पे क्लिक करूँगा इस पे आकर के, तो यहाँ पर मेरा ये एम्प्टी यहाँ पर खुल गया है। इसमें मैं आपको सारा बताऊँगा कैसे ये चीज़ बनानी है, सारा का सारा सीन कैसे यहाँ पर रखना है, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इफेक्ट्स में जाते हैं। इफेक्ट्स में जाने के बाद क्या है, यहाँ पर अगर आप टूल्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर नीचे देख सकते हैं USD के टूल्स हैं, इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये सारे के सारे USD टूल्स यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे, राइट। अब इसमें U कैमरा है, U इमेज है, U लोडर है, ये सब चीज़ें हमको शुरुआत से शुरू करनी है। हमारे पास मीडिया आउट यहाँ पर है क्योंकि हमने नई कंपोजिशन बनाई है, किसी इमेज से नहीं बनाई, तो मीडिया इन नहीं है, ओनली मीडिया आउट है। अब हमको सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, हम ये लोडर यहाँ पर लेकर के आते हैं और जैसे मैंने लोडर पे क्लिक किया, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर U लोडर बन करके आ गया और इस तरह से ये खुल गया यहाँ पर कि जो आपने फाइल लोड करवानी है आप यहाँ पे करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वही रोबोट यहाँ पर लोड करवाऊंगा, तो वेरीबॉट USDC जो है इस पर मैं क्लिक करूँगा। अगर आपने ये चीज़ यहाँ से नहीं करनी है, बाई चांस मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, अगर आप यहाँ से टूल से नहीं इसको चाहते यूज़ करना, तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करके नोट्स वाले एरिया में कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे तो इस तरह से ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ पर भी आप U लोडर अगर टाइप करेंगे तो ये आपका U लोडर आ जाएगा, इसको आप ऐड कर देंगे और वही सेम चीज़ होगी, यहाँ पर U लोडर आ जाएगा और यहाँ से आप लोड करा सकते हैं अपनी USD फाइल को, राइट।
तो यहाँ पर भी सारे टूल्स अवेलेबल हैं और सिंपली आप कंट्रोल स्पेस प्रेस करके टाइप करके भी ला सकते हो। तो फिलहाल मैं ये वेरीबॉट USDC जो है इस पर क्लिक करता हूँ। तो USD फाइल है मेरी, ओपन कर लेता हूँ। तो कुछ भी नज़र क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी हमें रेंडरर भी चाहिए। जब भी हम कोई 3D मैश वैसे भी कॉल कराते थे तो हम एक रेंडरर नोड पहले लगाया करते थे। इस तरह से यू रेंडरर भी एक अलग से नोड है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे यू रेंडरर आ गया है और इसको मैं जोड़ देता हूँ मीडिया आउट में। तो यहाँ पर आउट नोड जो है मेरी, इसके ऊपर ये कुछ नज़र आना शुरू हो गया। बट इसके ऊपर हमारा अभी कंट्रोल नहीं, क्योंकि हमारे पास कैमरा नहीं है। तो कैमरा मुझे चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर जाकर के मैं यहाँ पर यू कैमरा ले आता हूँ। अब ये कैमरा आ गया, इसको मैं डायरेक्टली रेंडरर में नहीं लगा सकता। मुझे रेंडरर से पहले एक मर्ज नोड चाहिए जिसके अंदर ये मैं लोडर और कैमरा डिटेल या और भी कोई मुझे मॉडल डालना हो तो मैं वहाँ पर मर्ज कर सकूँ। तो यू मर्ज यहाँ पर हम लेकर के आएंगे और ये यू मर्ज जो है इसके अंदर मैं लोडर को डालता हूँ और यहाँ से रेंडरर के अंदर ही जाएगा और कैमरा भी इस मर्ज नोड के अंदर आएगा। तो जो भी 3D की चीज़ें हैं वो मैं इस यू मर्ज के अंदर डालने वाला हूँ। लोडर यहाँ पर, लोडर क्या कर रहा है, बेसिकली ये मॉडल है हमारा। इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पर हम रीनेम कर देते हैं इसको। इसका नाम रख देते हैं रोबोट। तो ये हमें पता रहेगा कि ये रोबोट का मॉडल है, ये कैमरा है। इन सब चीज़ों का आप नाम अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब ये मीडिया आउट के अंदर तो मेरा ये फाइनल आउटपुट है ही। जो ये यू मर्ज 1 है इसको मैं फर्स्ट व्यूअर में ले आता हूँ। उसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और 1 पे क्लिक करता हूँ। तो ये मैं लेके चल रहा हूँ कि आपको बेसिक आते होंगे। अगर नहीं आता तो मैं फिर भी चलो आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आप 2 डॉट देख रहे हो। तो ये 2 डॉट इन 2 व्यूअर्स के लिए हैं, लेफ्ट वाला फर्स्ट के लिए और राइट वाला सेकंड के लिए। अगर मैं यहाँ पे सेकंड डॉट पे क्लिक करता हूँ तो सेकंड में भी मेरे को यही नज़र आने लग जाएगा जो यू मर्ज के अंदर नज़र आ रहा है। सेकंड पे मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो वहाँ से हट जाएगा। इस तरह से मेरा मीडिया आउट जो है इसके ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 डॉट बने हुए हैं। एक मेरा फर्स्ट इसके लिए है, सेकंड इसके लिए और थर्ड मेरा जो है एक और मॉनिटर जुड़ा हुआ है, उस पर भी आउटपुट अगर मुझे निकालनी है तो मैं वहाँ पर भी इसको दे सकता हूँ। फिलहाल के लिए मैं अगर इस पर फर्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा फर्स्ट मॉनिटर के ऊपर मीडिया आउट नोड चला गया। सेकंड पे क्लिक करता हूँ, सेकंड मॉनिटर के ऊपर मीडिया आउट नोड चला गया। और ये चीज़ का करने का शॉर्टकट क्या है कि 1 और 2 की हैं जिसको आप प्रेस कर सकते हैं। अगर मान लो मुझे ये यू मर्ज फर्स्ट उस पर चाहिए तो मैं 1 प्रेस करूँगा, इसको सिलेक्ट करके फर्स्ट मॉनिटर पे आ जाएगा और 2 प्रेस करूँगा तो सेकंड पे आ जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे, ज़्यादा मैं इसके अंदर जाता नहीं, आप फ्यूजन की क्लास देख लीजिएगा। अब मैं मीडिया आउट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर 2 प्रेस कर देता हूँ। तो 1 पे मेरा सीन है जो मर्ज नोड है और सेकंड पे मेरा मीडिया आउट नोड है। थोड़ा सा मैं ज़्यादा डेप्थ में जाकर के बताने वाला हूँ, तो जो लोग ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं चीज़ में वो थोड़ा पेशेंस रख सकते हैं और जो लोग नए हैं उनको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। अब ये कैमरा हमारे यहाँ पर पड़ा हुआ है और ऑब्जेक्ट हमारी यहाँ ऊपर है, राइट। तो मैं कैमरा को यहाँ पर पीछे मूव करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखना शुरू हो गया कि कैमरा व्यू से कैसा नज़र आने वाला है। ऊपर करता हूँ, ठीक है। और कैमरा को यहाँ पर रोटेट वगैरह हम कर सकते हैं। उसके लिए क्यू से ये मूव टूल आता है, W से रोटेट और E से स्केल। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पर की जा सकती हैं। ये टूल सबके लिए सिमिलर हैं। अगर आपको QWE याद नहीं रहता तो ऊपर बटन है यहाँ पे मूव, यहाँ पर रोटेट और ये स्केल। तो रोटेट पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा इसको रोटेट कर देते हैं। मैंने थोड़ा एक्स एक्सिस पे मुझे करना था, यहाँ पे मैं कर देता हूँ। दोबारा से हम मूव टूल पे आते हैं, इसको थोड़ा पीछे करते हैं ताकि हमारा पूरा का पूरा रोबोट नज़र आ जाए, राइट। इस तरह से रोबोट यहाँ पर पूरा नज़र आ जाएगा। एक थोड़ा ऊपर नीचे कर लेते हैं। तो ये मैंने एडजस्टमेंट बना लिया इसकी और एनिमेशन इसके साथ में आई है। अगर मैं प्ले करता हूँ डायरेक्टली तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्ले होगा, यहाँ पर रोटेट हो रहा है, ये एनिमेशन चल रही है, राइट। और ये 32 फ्रेम्स की एनिमेशन है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जा कर के इस पूरी जो क्लिप है इसको 32 फ्रेम्स का कर लेता हूँ। और पहले वाली क्लिप मेरी ऑलरेडी 32 थी तो मैं उसके साथ में मैच कर देता हूँ इसको, ताकि मुझे ढूंढना ना पड़े कौन से फ्रेम पे हम। तो अब अगर मैं जाता हूँ फ्यूजन के अंदर, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 31, 32 तक है। तो ये अब ये ऑटोमेटिकली रिपीट होता रहेगा साइकिल जो है। एक बार एक कैच बनाने में टाइम लगाता है, उसके बाद में थोड़ा ये देखिए स्मूथली प्ले हो जाएगा, राइट। अब हम इसके नीचे बेस लगाना है तो उसके लिए सिंपली यहाँ पर यू शेप जो है इस पर मैं क्लिक करता हूँ और ये यू शेप की नोड यहाँ पर आ गई है। यहाँ पर बेसिकली आप इसको मर्ज में कनेक्ट कर दीजिए और जो यू शेप है इसमें आप कोई भी शेप अलग अलग बना सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ से इंस्पेक्टर विंडो बंद की हुई है, मैं उसको एक बार यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। थोड़ी सी ये जो बीच वाली चीज़ें छोटी हो जाएगी, मैंने इसको थोड़ा स्क्रीन पे साइज़ देने के लिए किया था। बट जो भी नोड आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं उसकी इंस्पेक्टर विंडो के अंदर सारी आपको प्रॉपर्टीज़ नज़र आती हैं, राइट। तो ये यू शेप जो है इस पर जा करके मैं यहाँ पर देख सकते हैं कैप्सूल आया बाई डिफ़ॉल्ट, इसको मैं यहाँ से प्लेन कर देता हूँ। तो जैसे मैंने प्लेन किया, अब आप देख सकते हैं इस व्यू के अंदर ये फ्लैट इस तरह का आ गया है। अब यहाँ पर मैं इसको सिंपली इधर से भी रोटेट कर सकता हूँ, बट मैं ऐसा करूँगा तो अनइवन रोटेशन वगैरह ही कर पाऊँगा।
तो मैंने इसको पकड़ा हुआ है शेप को, और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म का जो बटन है इस पर जाऊँगा, और यहाँ पर इसकी ट्रांसलेशन वगैरह, रोटेशन, सारी ऑप्शन मेरे पास हैं। तो ये -34 की बजाय मैं इसको -90 करता हूँ, तो मुझे 100% जैसे मुझे कंफर्म रहेगा कि बिल्कुल ये -90 पे आ गया। और स्केल इसका मैं बढ़ा देता हूँ, थोड़ा मुझे स्केल ज़्यादा चाहिए, और यहाँ पे 5 से ऐसे बढ़ नहीं पड़ रहा उससे ज़्यादा, तो वो कुछ नहीं है, वो उसको आप यहाँ पर डबल क्लिक करके 10 टाइप करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा लिमिटेड नहीं है कि 5 से ऊपर जा नहीं सकता, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का स्केल ये हो गया, और आपको बड़ा करना है तो और भी बड़ा कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं इसको 20 कर देता हूँ, थोड़ा बिल्कुल प्रॉपर जगह बन जाएगी। अब जो ये आपका ड्रोन है ये फ्लाई कर रहा है, ये किस हाइट पे है, ये अगर मैं इसको प्ले करता हूँ, क्या ये नीचे बेस के अंदर घुस रहा है? नहीं, ठीक है, इसकी हाइट वैसे नॉर्मल है। बाकी इसको अगर आप चेंज करना हो तो जैसे यू शेप का हमने ट्रांसफॉर्म से किया, अगर मैं रोबोट को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्म वगैरह की ऑप्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि ये लोडर है सिर्फ, इसके आगे आपको ट्रांसफॉर्म लगाना पड़ेगा। वहाँ पे क्या काम आएगा, इस रोबोट को मैं सिलेक्ट करके रखता हूँ और ये यू ट्रांसफॉर्म जो है इस पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्म काम आएगा। इसको सिलेक्ट करके अब यहाँ पर इसकी सारी ऑप्शन है, मैं इसको सिर्फ रोबोट को अगर मुझे मूव करना है तो यहाँ से ऐसे मूव कर सकता हूँ, ऊपर नीचे, राइट, आगे पीछे। अगर ये काम मैं यहाँ पर रोबोट को सिलेक्ट करके करता तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कोई मेरे पास मूव करने के लिए पिवट ही नहीं आ रहा था, देख रहे हैं। अगर ट्रांसफॉर्म को मैं सिलेक्ट करता हूँ तो मैं यहाँ पर इसको स्क्रीन के अंदर भी डायरेक्टली मूव कर सकता हूँ, ये सारे भी मेरे बटन चलेंगे, प्लस यहाँ से भी मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे अगर मैं नीचे करता हूँ, देख रहे हैं अब ये फ्लोर के नीचे चला गया, तो फिलहाल मैं इसको वापस नॉर्मल साइज़ पे कर लेता हूँ। इनफैक्ट यहाँ पे स्केलिंग भी की जा सकती है, आप इसको ओवरऑल बड़ा या छोटा करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, राइट। फिलहाल मैं इसको भी डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, ये बस आपको बताने के लिए था कि ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से की जा सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, जो ब्यूटिफिकेशन वाला काम शुरू होगा वो अब शुरू होगा, और वो होगा लाइटिंग से, राइट। अब इसके अंदर काफ़ी तरह की लाइट्स हैं यहाँ पर, अगर आप देखें सिलेंड्रिकल लाइट, डिस्क लाइट, डिस्टेंस लाइट, डोम लाइट, इस तरह की बहुत सारी लाइट हैं। तो पहले जैसे कुछ भी सिलेक्टेड है उससे बाहर आने, तो यहाँ बाहर कहीं पे भी आप क्लिक करके और यहाँ से जो है यू डोम लाइट पे क्लिक करना है, और ये डोम लाइट यहाँ पर आ गई है। इसको मैं पहले कनेक्ट होऊंगा मर्ज नोड के साथ में। जैसे ही मैंने मर्ज नोड से कनेक्ट किया कुछ भी नहीं हुआ और उसका रीज़न ये है कि अभी जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यू रेंडरर के अंदर, उसकी कुछ हमें सेटिंग करनी पड़ेगी। करंटली जो है यू रेंडरर पे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कैमरा जो है डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक करके यहाँ पर अपना कैमरा सेलेक्ट करेंगे। पहले तो जो भी कैमरा आप इस्तेमाल कर रहे हो, मल्टीपल कैमरा भी आपके सीन में हो सकते हैं, तो यू कैमरा 1 मैंने यहाँ पे कर दिया। रेंडर टाइप में सिर्फ स्टॉर्म के ऑप्शन है, इसको चेंज नहीं कर सकते। मेन चीज़ यहाँ पर है लाइटिंग, नन, कैमरा या सीन। अगर मैं नन करता हूँ तो ये देख रहे हैं यहाँ पर लाइटिंग इन्फॉर्मेशन पूरी चली गई। कैमरा मतलब जहाँ पे आपका कैमरा लगा उधर से एक लाइटिंग इन्फॉर्मेशन, ये डिफ़ॉल्ट लाइटिंग आप इसे कह सकते हैं। और तीसरी ऑप्शन है सीन। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ अब देख रहे हैं यहाँ पर अब आपको लाइटिंग चेंज होती हुई नज़र आ गई, राइट। अब ये जो डोम लाइट है इसका यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। अगर मैं इसको अब यहाँ से हटा देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि पूरा अंधेरा हो गया, क्योंकि कोई भी लाइट यहाँ पर काम नहीं कर रही। और रेंडरर के अंदर जो है यहाँ पर हमने सीन लाइट किया हुआ है और सीन में कोई भी लाइट डाली नहीं। तो मैं इसको वापस से कनेक्ट करता हूँ, अब ये यू डोम लाइट जो है इसका असर हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। और यू डोम लाइट की प्रॉपर्टीज़ में क्या है, कुछ भी नहीं है खास इसके अंदर। यहाँ पर आप एक टेक्सचर फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं और कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर टेक्सचर फाइल क्या है, बेसिकली यहाँ पर आप अपनी मर्जी की HDRI यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल अगर मैं यू रेंडरर पे जाता हूँ और यहाँ पर अनेबल स्काई डोम पे क्लिक करता हूँ तो आपको दिखेगा कि ऑलरेडी यहाँ पर एक कोई चीज़ यहाँ पर डली हुई है, जो पीछे एक स्काई डोम जो है वो बना हुआ है। एक HDRI डिफ़ॉल्ट है इसकी, वो यहाँ पर नज़र आएगी। और डिफ़ॉल्ट HDRI मैं आपको प्रॉपरली दिखा देता हूँ। जो ये हमारा फर्स्ट वाला सीन है, जो बेसिकली यहाँ पे हमारी यू मर्ज नोड है, इसमें भी अगर आप यहाँ ऊपर कैमरा वाले बटन पे आएंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आप सीन लाइट्स ऑन कर सकते हैं। जैसे मैं सीन लाइट ऑन करूँगा मेरे को प्रॉपरली सीन के अंदर भी HDRI नज़र आएगी। अब मैं आपको घुमा के दिखा देता हूँ। ये इस तरह का बीच का सीन है, ये इसकी डिफ़ॉल्ट HDRI है जो इस पैकेज के साथ ही आती है। जब आप DaVinci Resolve नए वाला डाउनलोड करेंगे तो उसके अंदर ही ये होगी, और इसकी वजह से यहाँ पर अब जो भी लाइटिंग इन्फॉर्मेशन क्रिएट हो रही है वो इसकी वजह से हो रही है, राइट। अगर मैं क्या करता हूँ कि यू डोम लाइट पे जाता हूँ और इसके ट्रांसफॉर्म पे जाता हूँ और यहाँ से अगर मैं रोटेशन करता हूँ मान लो वाई में, तो देख सकते हैं आप वहाँ पर मैं उसको रोटेट कर पा रहा हूँ HDRI को, राइट। अगर एक्स में करता हूँ तो ये उलट पुलट कर सकता हूँ मैं इसको, और ये जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ उसका असर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखना जब मैं इसे मूव करता हूँ HDRI को तो इसके ऊपर इसका इम्पैक्ट आ रहा है, राइट। फिलहाल मैं इसको सारे को डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। अब अगर आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी की HDRI भी यहाँ पर इंपोर्ट करवा सकते हैं। उसके लिए आपको यू डोम लाइट पे जाना है और कंट्रोल्स पे जा करके यहाँ ब्राउज़ पे क्लिक करना है, और यहाँ से जैसे मैं एक चेंज कर लेता हूँ, रूरल असफाल्ट की मेरे पास है, तो इस तरह की HDRI मैंने यहाँ पे डाल दी। ये मैंने अपने दूसरे सीन के अंदर यूज़ भी की हुई थी। अब ये थोड़ी ब्राइट HDRI है तो यहाँ पर आपको थोड़े ब्राइटर रिजल्ट यहाँ पर मिलने वाले हैं। थोड़ा सा दिन की है, दोपहर के टाइम की, थोड़ी डे टाइम की, और जो दूसरे वाली थी वो थोड़ी इवनिंग टाइप की थी।
इसमें भी सेम है, अगर इसके ट्रांसफॉर्म पे जाकर के मैं ऐसे मूवमेंट करूँगा तो ये देख रहे हैं इस हिसाब से यहाँ पर चेंज होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये बैकग्राउंड में नज़र ना आए तो उसके लिए अगेन यू रेंडर पे जाना है और अनेबल स्काई डोम को हटा देना है, तो आपको बैकग्राउंड में नज़र नहीं आएगी, ये इसमें चेंज आ जाएगा। फिलहाल मैं इसको अनेबल ही रखूँगा। अब नेक्स्ट चीज़ है अनेबल शेडोज़। अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो शेडोज़ अनेबल हो गई हैं, बट कुछ भी यहाँ पर शेडोज़ आई नहीं, क्योंकि शेडो क्रिएट करने वाली कोई लाइट यहाँ पर डली नहीं है। यू डोम लाइट जो है ये शेडो क्रिएट नहीं करती है। इसको अगर मैं इस तरह से मूव करूँगा, किसी भी डायरेक्शन में घुमा लूँगा, यहाँ पर कोई भी शेडो ये नहीं बनाएगी, राइट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिलहाल मैं इसको नॉर्मल जैसे थी वैसे कर देता हूँ। अब शेडो के लिए क्या करना है, मैं यहाँ पर अलग लाइट लगाऊंगा। यू डोम को मैं फ़िलहाल के लिए हटा देता हूँ, और जैसे मैंने ये किया अंधेरा हो गया क्योंकि कोई भी लाइट सीन में नहीं है, और अगेन हमने सीन को यूज़ किया हुआ है यहाँ पर रेंडर के अंदर। तो इधर और लाइट्स जो हैं इनमें से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको इंपॉर्टेंट वाली बता देता हूँ, सिर्फ शेप्स हैं, बाकी तो बेसिकली डिस्टेंस लाइट जो है ये आपकी काम करेगी डायरेक्ट लाइट की तरह। अगर आपने डायरेक्ट लाइटिंग के बारे में आप जानते हैं कि जो सन लाइट आप लगा लीजिए उस तरह की है। इसको मैं यहाँ पर ड्रैग करता हूँ, और ये जैसे ही मैंने किया तो यहाँ पर एक लाइट आ गई है, और यहाँ पर आप जूम करके देख सकते हैं कि ये लाइट यहाँ पर पड़ी हुई है। इस लाइट की पोजीशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको चाहे ऊपर प्लेस करें चाहे नीचे प्लेस करें, दैट डजंट मैटर। इसकी रोटेशन से ही सारा फर्क पड़ता है। तो ट्रांसफॉर्म पे जाकर के यहाँ पे देख सकते हैं ये रोटेशन है इसकी। इसको आप ऊपर करेंगे नीचे करेंगे उस हिसाब से आप सन का एंगल यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। अब ये मैंने इस तरह का रखा है, थोड़ा सा मैं इसको यू में भी कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि शेडो यहाँ पर प्रॉपर्ली बन रही है। इस सीन के अंदर नहीं दिख रही क्योंकि यहाँ पर जो है शेडो मैंने ऑफ की है। इस पर मैं क्लिक करके अगर शेडोज़ ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इधर से लाइट आ रही है और इधर शेडो बन रही है। तो अगर हम सिंपली इसको ही यूज़ करते हैं तो ये बहुत हार्श शेडो यहाँ पर बनेगी, राइट। अगर इसके साथ में हम यू डोम लाइट भी इस्तेमाल कर लें तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से जो है ब्राइटनेस भी आ जाएगी और शेडो भी रहेगी। अभी शेडो नहीं नज़र आ रही क्योंकि यू डोम लाइट जो है उसकी थोड़ी मुझे रोटेशन वगैरह करनी पड़ेगी। यहाँ पे थोड़ा मैं इसे रोटेट करता हूँ क्योंकि वो ऐसे एंगल पे थी कि उससे एक्सपोजर वगैरह जो उसका ज़्यादा वो रखा था उस जगह पे, और टॉप पे होगी बिल्कुल वहाँ से लाइटिंग, इसलिए नज़र नहीं आ रही। तो अगर आपके केस में भी ऐसा हो रहा है तो आप अपना यहाँ पर जो है थोड़ा सा अपने रोटेट वगैरह कर लेना। और यही रीज़न था कि मैंने ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सी की हुई थी यहाँ पर HDRI, ठीक है। ये सब HDRI में सेम इशू नहीं होगा, किसी में कहीं और से एंगल से लाइट आ रही होगी तो वहाँ पर ऑलरेडी ये चीज़ आपको साफ नज़र आ जाएगी। अब इसमें एक दो चीज़ें हैं मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वालिटी जो शेडो की है वो आप चेंज कर सकते हैं। आपके केस में हो सकता है इस तरह की ना आ रही हो क्योंकि मैंने लास्ट टाइम कुछ चेंजेस किए थे, उसकी वजह से शायद मेरी लास्ट टाइम वाली ही रिकॉल हो गई है। बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जैसे मैंने ये यू डोम लाइट की बजाय यू डिस्टेंट लाइट जो है डायरेक्ट लाइट जैसे मैं कह रहा था वो सिलेक्ट किया मैंने, और डिस्टेंट लाइट जो हमारी सनलाइट है उसकी कंट्रोल्स पे गया मैं। यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ पर शेडोज़ पे जाकर के अनेबल शेडोज़ के ऑप्शन है। बाई चांस अगर आपकी ये ऑफ हो तो इसको भी आपको ऑन करना पड़ेगा, तब आपको शेडोज़ नज़र आएंगी, राइट। इसमें सॉफ्टनेस 0.1 है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर इसको आप बढ़ाते हैं तो आप देख रहे हैं शेडो और सॉफ्ट होती जा रही है, लेकिन बिल्कुल गायब भी हो रही है इसके से। अगर आप बिल्कुल कम कर देंगे कि सॉफ्टनेस को तो बिल्कुल शार्प शेडो हो जाएगी, जैसे बिल्कुल तेज़ धूप की शेडो पड़ती है। बट इससे क्या है, साइड में एजेस जो हैं वो थोड़ी इस तरह के पिक्सलेटेड नज़र आएंगी। उसको आप बेटर कैसे कर सकते हैं, पर शेडो मैप साइज़ जो है ये बाई डिफ़ॉल्ट 512 है। इसको अगर मैं 1024 करता हूँ तो देखो यहाँ पर क्वालिटी कितनी बेटर हो गई है। और अगर और बेटर करना है तो 2048 से कर सकते हो आप। अब देखो काफ़ी क्रिस्प हो गई है। बहुत जूम करोगे तो अभी भी थोड़े पिक्सल नज़र आएंगे, बट इससे ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करूँगा बढ़ाना, क्योंकि आपके GPU पे बहुत लोड बढ़ जाएगा आपका जो है, प्रॉपरली फिर वो प्ले वगैरह भी नहीं हो पाएगा। तो इतना तक आप रख सकते हैं, क्योंकि रियल सीन के अंदर तो ये देखो यहाँ पे बिल्कुल क्रिस्प नज़र आ रही है। अगेन ये तब अगर आपको क्रिस्पीनेस चाहिए हो, अगर क्रिस्पीनेस नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर सॉफ्टनेस जो है इसको 0.1 जो है डिफ़ॉल्ट उसके अंदर ये ऑलरेडी अच्छा नज़र आ रहा है। अगर आपको और भी सॉफ्ट करना है तो आप इनफैक्ट इसको बढ़ा भी सकते हैं, राइट। मेरे केस में मैं इसको थोड़ा शार्प रखना चाहता था ताकि ये सब साफ से नज़र आए, और मैं बहुत थोड़ी सी सॉफ्टनेस की एजेस को देना चाहता था। उसके लिए मैंने इसको 0.1 की बजाय 0.01 यहाँ पर अगर करता हूँ तो आप देख सकते हैं इससे थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ी सी एजेस सॉफ्ट हुई है। इनफैक्ट इसको 0.05 अगर हम करते हैं, ज़्यादा हो गया है थोड़ा, 0.02 कर देते हैं, इतना अनफ है मेरे लिए। तो ये अब बहुत शार्प एजेस भी नहीं रही, और लेकिन क्रिस्प है हमारी शेडो एकदम। शेडो का कलर भी अगर आप चाहते हैं थोड़ा और डार्क, क्योंकि हमने यहाँ पर डोम लाइट जब लगाई है तो उसकी वजह से शेडो का कलर थोड़ा फेडेड हो गया है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, डेंसिटी इसको बढ़ाना है। ऑलरेडी ये फुल पे यहाँ पर दिखा रहा है 1, कम करेंगे तो ये और आपकी थोड़ी फीकी होती जाएगी। लेकिन 1 से ज़्यादा जाना है तो यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा। अगर मैं 2 डालता हूँ तो देखो ये बिल्कुल डबल डार्क हो गई है। इस केस में मैं 2 की बजाय इसको 1.5 कर देता हूँ।
इतना सफिशिएंट है। तो इस तरह से आप शेडो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं उसकी क्वालिटी को। सॉफ्ट रखना है, क्रिस्प रखना है, कलर कैसा रखना है, वो सारा कुछ आपके कंट्रोल में। यहाँ पे कलर भी है और आप अलग से चैनल्स के हिसाब से भी कर सकते हो, तो वो सब आपके हाथ में, यहाँ पर सारा कंट्रोल आपके पास है। अब मेन जो ओरिजिनली मेन चीज़ क्या है, लाइट जो है डायरेक्ट, उसकी भी यहाँ पर ऑप्शंस हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपोजर है, यहाँ पर अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये और ब्राइट होता जाएगा, शेडो और डार्क होती जाएगी। और अगर मैं इसको कम करूंगा तो इसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। और जो लाइट अब रह गई है वो सारी की सारी यूडोम लाइट से ही आ रही है। तो एक्सपोजर बाय डिफ़ॉल्ट इसका 0 है। अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप 1, 2 तक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 कर लेता हूँ। इनफैक्ट 2 पर भी जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी अच्छा ही नज़र आ रहा है। इस केस में फिर मैं डेंसिटी शेडो की थोड़ी वापस से कम कर सकता हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। और यहाँ पर 1.2 कर लेते हैं, इसको थोड़ी डार्क रख लेते हैं, राइट। तो ये मैंने जानबूझ के एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा किया ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए क्या हो रहा है। बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। तो ये थी हमारी डिस्टेंट लाइट जो कि सनलाइट है। अब इसको मैं फ़िलहाल के लिए हटा देता हूँ। तो जैसे हमने डिस्टेंट लाइट को हटाया तो शेडो वगैरह सब इन्फॉर्मेशन चली गई। अब हम दूसरी लाइट यहाँ पर देखते हैं, सिलेंड्रिकल, डिस्क, डिस्टेंट, डोम, रेक्टेंगुलर और स्फेरिकल। अब मैं रेक्टेंगुलर लाइट की बात करने वाला हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर ये आ गई है लाइट और इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ मर्ज सीन के अंदर। और इसका कोई खास अभी आपको असर नज़र नहीं आया, इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ, राइट। अभी इसका असर इतना क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी कम है। तो इसको आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर इसका जो इंटेंसिटी एक्सपोजर जो है, एक्सपोजर आप बढ़ाएंगे बेसिकली, तब आपको इसका असर नज़र आना शुरू होगा। आप देख रहे हैं जैसे मैंने एक्सपोजर को इसको बढ़ाया है, 5 किया है। फिलहाल मैं इसको 10 कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आए क्या हो रहा है इससे। तो ये इसके ऊपर बिल्कुल यहाँ पर फेस के ऊपर ब्राइट लाइट यहाँ पर डाल रहा है। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि रोटेट कर देता हूँ 90 डिग्री और टॉप से लाइट डालता हूँ। तो देख रहे हैं आप, स्पॉट लाइट टाइप का काम कर रही है। नाम इसका रेक्टेंगुलर लाइट है बट ये स्पॉट टाइप का काम कर रही है। और इसको मैं बिल्कुल प्रॉपर 90 डिग्री करने के लिए यहाँ ट्रांसफॉर्म पे जाऊँगा और ये -93 हो रखा है, 90 इसको कर देता हूँ। और वाई एक्सिस में इसको थोड़ा ऊपर उठा लेते हैं, राइट। अब इसको थोड़ा मूव कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा और मैं मूव कर लेता हूँ। तो बिल्कुल टॉप डाउन शेडो यहाँ पर इस तरह की इसकी बन रही है। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है, इसको मैं थोड़ा सा और वापस यहाँ पर सर्कुलर शेप दे देता हूँ बिल्कुल। और इंटेंसिटी इसकी जो है, बेसिकली इंटेंसिटी बोल रहा हूँ बार बार मैं, एक्सपोजर जो है इसका उसको भी डिफ़ॉल्ट पे करते हैं, बिल्कुल गायब हो गया। थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं, कहाँ तक ये हमारे काम का बनेगा। तो ये 7 के आसपास जो है इंटरेस्टिंग लुक आ रही है। तो मैं इसे 8 कर देता हूँ, राउंड फिगर कर देता हूँ। ये 8 बना दिया मैंने यहाँ पर। और यहाँ पर ऑप्शन है डीके की, क्वाड्रेटिक, लीनियर, नो डीके। नो डीके पे बिल्कुल डायरेक्ट लाइट आती जाएगी। डीके क्या होता है एक्चुअली, ये तो अपने आप में अलग क्लास है वैसे, बट बेसिकली जैसे लाइट दूर जाती है, जिस सोर्स से निकल रही है उससे जितना दूर जाती है तो उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम होती जाती है। नो डीके रहेगा तो लाइट इन्फाइनेटली उस सेम इंटेंसिटी पे चलेगी, बट रियल वर्ल्ड में ऐसा होता नहीं है। तो अभी ये नो डीके पे ऐसा होगा। अगर लीनियर करते हैं तो ये थोड़ी सी आपको लग रहा है कि जितनी दूर आ रही है कम हो रही है। क्वाड्रेटिक रखेंगे तो मोस्ट नेचुरल आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलने वाला है, राइट। और डीके रेट को आप बढ़ा भी सकते हैं, इसको 1 की बजाय मैं 2 भी कर सकता हूँ। थोड़ी और मेरी सॉफ्टर लाइट हो जाएगी डिस्टेंस के अंदर जाते जाते। फिलहाल मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। अच्छा, ये जब भी आपको डिफ़ॉल्ट करना तो ये छोटा सा यहाँ पर डॉट जो नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करें, आपका ओरिजिनल जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी उस पर चीज़ चली जाएगी, राइट। अब यहाँ पर शेडोज़ के ऑप्शन है, इस पर भी क्लिक करते हैं। शेडो अनेबल्ड हैं, बिल्कुल ठीक बात है। सॉफ्टनेस वही है, डिफ़ॉल्ट है। अगर इसको आप बढ़ाएंगे तो ये शेडो आपकी सॉफ्ट होती जाएगी। सेम सब चीज़ें सेम है। यहाँ पर इसको बेटर करना है 2048 आप कर लीजिए, क्वालिटी इसकी इंप्रूव हो जाएगी। और कम कर देंगे तो यहाँ पर शार्प शेडो मिल जाएगी। तो ये सारा कुछ सिमिलर ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे पहला था वैसे ही है। सॉफ्टनेस की क्वालिटी कितनी बढ़ानी है वो भी आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, बट जो भी चीज़ें आप ब्लेटेंटली अगर बढ़ाते जाएंगे तो आपके जीपीयू के ऊपर वो चीज़ जो है लोड डालेगी। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है, राइट। और सब लाइटों के अंदर यहाँ पर अनेबल कलर टेम्परेचर के ऑप्शन भी है, तो उस पर भी आप क्लिक करके यहाँ पर आपको बटन मिल जाएगा। इसको कम करेंगे तो ये टेम्परेचर आपका वार्म हो जाएगा, इसको बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर कूल हो जाएगा। जो लोग कलर टेम्परेचर इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ये हैंडी है, राइट। तो ये इस तरह आप स्पॉट लाइट या एक कंटेन्ड लाइट यहाँ पर आप बना सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको भी हटा देता हूँ और फिर से सीन अंधेरे में चला जाएगा थोड़ा। एक्चुअली अंधेरे में नहीं, क्योंकि अभी भी हमारी डोम लाइट यहाँ पर लगी। अगर मैं इसे हटा देता हूँ तो बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, राइट। अब ये सिर्फ आपको रेक्टेंगुलर लाइट का इफेक्ट दिखाता हूँ इसको हटा के। तो रेक्टेंगुलर लाइट इस तरह से स्पॉट लाइट का काम कर रही है ऊपर से, राइट। इसको आप मूव करेंगे तो इस तरह से, अगर आपने कोई रिवील वीडियो बनानी हो मान लो ऐसे, तो अंधेरे से ऐसे रिवील करते हुए यहाँ पर आप इस तरह से भी अपना चीज़ को दिखा सकते हो, राइट। तो बड़े कूल सिनेमैटिक यहाँ से आप रिजल्ट अचीव कर सकते हो। ये सब कुछ एनिमेटेबल है जो यहाँ पर आप ये देख रहे हो ना, मैं आपको दिखा देता हूँ ये चीज़।
अगर मैं इस लाइट को यहाँ पीछे ले जा करके, तो उसको मैं पीछे लग गया हूँ और ये कौन सी एक्सिस में, बेसिकली ये Z एक्सिस में यहाँ पर है। तो और पीछे कर देते हैं इसको और Z पे मैं की लगा देता हूँ एंड आफ्टर फ्यू फ्रेम्स एक्चुअली लास्ट में ले आता हूँ और इसको यहाँ से ही मैं मूव कर देता हूँ आगे। आप यहाँ से भी कर सकते हो जहाँ से आपको ठीक लगे, कोई इशू वाली बात नहीं है, राइट। तो यहाँ कहीं पर मैं इसको ले आता हूँ, यहाँ पार्क कर देते हैं। अब ये एनिमेट हो चुका है कि यहाँ पर लग गई है। अगर मैं इसे प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये पहले अंधेरे में है और फिर ये रिवील यहाँ पर हो रहा है, राइट। तो ये इस तरह का कूल सा इफेक्ट यहाँ पर हमने बना लिया है बहुत ही आसानी से। पहले एलिमेंट 3D के अंदर ये चीज़ें हो पाती थी और इतना अच्छा कंट्रोल इसमें नहीं मिलता था, बट अब DaVinci Resolve के अंदर इतने बढ़िया ये काम हो पा रहा है। सो आई एम वेरी हैप्पी। इस तरह के इसको भी बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है वैसे तो, बट डेफिनेटली वो भी टाइम के हाथ में आ जाएगी। फिलहाल हम इस रेक्टेंगुलर लाइट को भी हटा देते हैं क्योंकि हमें एक और लाइट यहाँ पर देखनी है, स्फेरिकल लाइट। मैं सारी नहीं बताऊंगा, बाकी आप ट्राई मार के देख लेना, बस शेप्स के ही फ़र्क हैं। स्फेरिकल लाइट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये काइंड ऑफ स्फेरिकल लाइट जो है पॉइंट लाइट की तरह काम करती है, वो भी एक बड़ी कॉमन लाइट है। तो इसको यू मच पे डाला हमने यहाँ पर और ये इसकी भी इंटेंसिटी कम है। अभी बार बार इंटेंसिटी बोलता हूँ, एक्चुअली एक्सपोजर बोलना चाहता हूँ। एक्सपोजर से आपने मेन कंट्रोल रखना है, इंटेंसिटी आपका सेकेंडरी कंट्रोल है। अगर मैंने ऐसे एक्सपोजर बढ़ा दिया है, यहाँ पर 4 कर दिया है और उसके बाद मैं इंटेंसिटी कम कर रहा हूँ, ये सेकेंडरी कंट्रोल है। इंटेंसिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपोजर है। यहाँ पर मैं इसको 10 कर लेता हूँ फिर से एक बार ज़्यादा रखने के लिए। अब ये सेंटर में लाइट पड़ी हुई है, इसको यहाँ से उठा करके ऊपर हम लेके आते हैं तो यहाँ पर आप दिख जाएगा कितना ज़्यादा इसका एक्सपोजर है। अब इसको कहीं पे भी आप ले जाएंगे, लाइट के अंदर कोई डायरेक्शन नहीं है, इसको बस आप बेसिकली इसी तरह मूव कर सकते हैं, रोटेशन वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि ये सिंपली एक पॉइंट लाइट है, राइट। सो इससे आप जैसे एक बल्ब होता है ना, उस टाइप का इफेक्ट इससे क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सो रेक्टेंगुलर लाइट में और इसमें ये फ़र्क है कि रेक्टेंगुलर लाइट जो है आपकी उसमें साइज़ होता है, उसको आप रोटेशन वगैरह दे सकते हो। अगर मैं यहाँ पर जो है रेक्टेंगुलर लाइट हमारी फर्स्ट फ्रेम पे हमने पीछे कर दी थी और उसको कनेक्ट भी मैंने नहीं किया हुआ, ये देखो यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो इस रेक्टेंगुलर लाइट के अंदर रोटेशन की ऑप्शन है। अगर मैं चाहूँ तो इसे रोटेट यहाँ पर कर सकता हूँ किसी भी डायरेक्शन में। इसका असर नहीं नज़र आएगा क्योंकि ये अभी कनेक्टेड नहीं है। अगर मैं आपको कनेक्ट करके दिखाऊँ, इसको भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ और फिलहाल के लिए मैं स्फेरिकल लाइट को हटा रहा हूँ। तो ये जो इसको अगर मैं रोटेट करता हूँ तो देख सकते हैं आप इसका ऐसे स्पॉट को आप रोटेट कर सकते हैं, राइट। तो ये फ़र्क है। इसको मैं अभी के लिए वापस से हटा देता हूँ और जो हमारी दूसरी लाइट है ये स्फेरिकल लाइट, इसके अंदर देख सकते हैं यहाँ पर रोटेशन की ऑप्शन जो है वैसे तो है, पर इससे रोटेशन से कुछ होगा नहीं क्योंकि ये एक सिंगल पॉइंट से चारों तरफ को निकल रही है, राइट। इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा ही हो गई है। इसको मैं अब यहाँ से चाहूँ तो मैं यहाँ पे थोड़ी इंटेंसिटी यहाँ से कंट्रोल भी कर सकता हूँ, बट बेस्ट है कि आप एक्सपोजर से ही नेल करें, वो बेटर रिजल्ट आपको देगा, राइट। सो अगेन इसको आप बल्ब की तरह यूज़ कर सकते हैं, ये भी एनिमेटेबल है, ये भी मैं आपको बताना चाहता था। तो ये लाइट भी हो गई। फ़िलहाल के लिए मैं इसको भी हटा देता हूँ। अब हम इस सीन को जैसा मैंने क्रिएट किया था वैसा करने के लिए एक तो हम यूज़ करेंगे डोम लाइट, जिसके अंदर मैंने HDRI कॉल करवाई है। अब कोई भी HDRI कॉल करवा सकते हैं। दूसरा हम डिस्टेंस लाइट लगा लेते हैं इसके अंदर, डिस्टेंट लाइट जो हमारी सन की तरह काम कर रही थी, तो उससे इस तरह का कुछ यहाँ पर रिजल्ट बन पा रहा था, राइट। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं पहले कहीं बाहर क्लिक कर देता हूँ ताकि कोई नोड सिलेक्टेड ना हो, क्योंकि अगर आप कोई नोड सिलेक्ट करके और नई चीज़ यहाँ से लगाते हैं तो उसके बीच में साथ जुड़ जाती है। तो मैंने बाहर क्लिक कर दिया है और यहाँ से यू शेप पे मैंने क्लिक किया, एक और यू शेप आ गई है, इसको भी मैं यहाँ पर मर्ज कर देता हूँ। और यहाँ पर जो है मेरे पास कैप्सूल ये है बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे कि आपको पता है। अब ये इसको मैं एक तो थोड़ा सा पहले ऊपर ले आता हूँ वाई एक्सिस में, राइट, और थोड़ा सा इसको लेफ़्ट साइड को ले जाते हैं, थोड़ा हम आगे ले आते हैं, राइट। तो ये अभी क्योंकि ये भी वाइट कलर का है, सब कुछ वाइट है, ठीक है, तो सब मिक्स हो गया आपस में। ये मैंने आपको अलग से बना के इसलिए बताया क्योंकि यू शेप से जब आप कोई चीज़ बनाते हैं तो पहली बात तो ये कि आप उसको यहाँ पर कोन, क्यूब, किस तरह की भी शेप दे सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको कैप्सूल ही रखता हूँ और इसके अंदर यहाँ पर मटेरियल की ऑप्शन आपको मिल जाती है। अगर आप मटेरियल पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि आप मेटालिक या 0 है। अगर मैं इसके मेटालिकनेस बढ़ा देता हूँ तो ये अब मैंने फुल मेटालिक कर दिया है, राइट। अगर मैं थोड़ा कम करता हूँ तो आपको यहाँ पर थोड़ा फ़र्क नज़र आ रहा होगा, बट इसका एक्चुअल फ़र्क नज़र आएगा आपको जब मैं इसकी रफनेस जो है उसको 0 करूँगा। जैसे ही मैंने रफनेस इसकी 0 कर दी तो ये अब स्टील जैसा लगने लग गया है, काइंड ऑफ क्रोम। अगर रफनेस मैं तो थोड़ी सी हल्की सी बढ़ा लेता हूँ तो ये थोड़ा ब्रश्ड मेटल टाइप की फीलिंग इसमें आनी शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा इसमें जैसे ये रफनेस हल्का सा बढ़ाने से बिल्कुल शीशे जैसा नहीं है। अगर बिल्कुल 0 कर देता हूँ बिल्कुल मिरर सरफेस बन जाता है। तो थोड़ी सी मैं यहाँ पर ही रखूँगा
राइट। अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये लाइट इसके ऊपर कैसे काम कर रही हैं दोनों, राइट। अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंट लाइट जो है इसको हटाता हूँ तो आपको फ़र्क पता लगेगा कि वो जो लाइट यहाँ पर दिख रही थी वो दिखनी बंद हो गई है। अगर मैं इसको वापस लगाता हूँ तो आपको यहाँ पर शार्प उसकी जो है डिस्टेंस लाइट जो है वो नज़र आनी शुरू हो जाएगी, जो डायरेक्ट लाइट है। देखना यहाँ पर मैंने कनेक्ट किया, ये देखो इसका स्पेकुलर यहाँ पर आपको साफ नज़र आ रहा है, राइट। सेम चीज़ आपको इस सीन के अंदर भी नज़र आ रही है। तो ये जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है इसकी, ऐसा नहीं कि आपको USD लाने पे ही ये अचीव कर सकते हैं आप। ये चीज़ें इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट भी हैं, जो इसकी प्रिमिटिव शेप है उनके अंदर भी। तो आपके हाथ में आपको मेटलनेस कितनी रखनी है, आपको रफनेस कितनी रखनी है, वो सब आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ में आप जो है इसका रंग वगैरह भी अपनी मर्ज़ी का पिक कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह का येलो टोन में चाहते हैं तो इस तरह का गोल्ड टाइप का मटेरियल आपका यहाँ पर बन जाएगा, राइट। रफनेस आप थोड़ी सी कंट्रोल कर लें। तो ये सारी आपके पास ऑप्शन है, ये मैं आपको एक बार दिखाना चाहता था। और इसमें जो आप चेंजेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो आपका आपने मान लीजिए कंट्रोल में जाकर कैप्सूल को बदल करके क्यूब कर देते हो तो भी वो मटेरियल आपका सेम का सेम लगा रहेगा। सिलेंडर कर देते हो तो सिलेंडर में लगा रहेगा। अब जो भी चीज़ आप कर रहे हो इसको चेंज कर रहे हो, उसकी कुछ यहाँ पर प्रिमिटिव की प्रॉपर्टीज़ आपको नजर आएंगी, रेडियस, हाइट वगैरह। तो मैं इसकी हाइट मान लो बड़ी कर देता हूँ सिलेंडर की, और सब डिवीज़न जो है अगर इसको बढ़ाएंगे तो आपका स्मूथ होता जाएगा और ज़्यादा। अगर कम करेंगे तो देख रहे हैं ये सिलेंडर जो है काइंड ऑफ ट्रायंगुलेट हो चुका है। डिफ़ॉल्ट में इसकी जो है यहाँ पर 10 थी एजेस, अगर और बढ़ाएंगे तो ये आप इसको बिल्कुल स्मूथ भी कर सकते हैं, राइट। सो ये रहे डिफ़ॉल्ट चीज़ें। इसके अंदर यू मर्ज हम कर चुके हैं, यू रेंडर हम कर चुके हैं, शेप भी हमने कर ली, ट्रांसफॉर्म भी हमने कर लिया, यू लोडर हमने सबसे पहले किया था। यू इमेज प्लेन, यू कैमरा भी हो चुका है, यू इमेज प्लेन रह गया। अगर मैं बाहर कहीं क्लिक करता हूँ और यू इमेज प्लेन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इमेज प्लेन आ गया है। इसको भी मैं अगर यहाँ पर यू मर्ज पे ले आता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्लेन आ गया है, राइट। और ये प्लेन जो है इस पर आप कोई भी फ़ोटोग्राफ अगर चाहते हैं बीच में लगाना, मान लीजिए आपको कोई लेबल वगैरह लगाना है तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मैं उसका एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। मैं इसको थोड़ा फ्रंट में ले आता हूँ। यहाँ पर ब्राउज़ की जो ऑप्शन है, जब यू इमेज प्लेन को आप सेलेक्ट करेंगे तो जैसा आपके डोमलेट में आप फोटो लगा सकते थे HDRI, वैसे इसमें कोई भी आप इमेज लगा सकते हो। तो यहाँ पर जो है जाकर के मैं कोई भी इसी में से कोई टेक्सचर फिलहाल के लिए उठा लेता हूँ। ये मैंने उठा लिया तो यहाँ पर ये टेक्सचर आपको नज़र आ गया है, राइट। एज सिंपल एज दैट। तो इसमें साइज़ आप इसका छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसकी आपको ऑप्शन मिल जाती है। बाकी ट्रांसफॉर्म के अंदर जाकर के वही सब चीज़ें आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, दोनों आपके हाथ के अंदर हैं वो चीज़ें, राइट। सो इसका भी कहीं कहीं पे यूज़ हो सकता है, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन की इमेज प्लेन का वो कहाँ पे कैसे यूज़ करने वाले हैं। फ़िलहाल मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, क्योंकि इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने बस बताने के लिए आपको बता दिया। लाइट में स्फेरिकल, रेक्टेंगल, डोम मैंने आपको बता दिया, डिस्टेंस बता रही है। और ये जो डिस्क और सिलेंडर की लाइट है इसमें बेसिकली अब ये जब इतना कर लिया तो इसको भी देख ही लेते हैं। डिस्टेंस लाइट में हटा रहा हूँ, डोम लाइट में हटा रहा हूँ और यहाँ बाहर क्लिक करते हैं। सिलेंड्रिकल लाइट एज नेम से ये सिलेंड्रिकल लाइट है, इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। इसका भी हम जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट लाइट की तरह ऑलमोस्ट काम कर रही है। और यहाँ पर जो है इसका एक्सपोजर हम बढ़ा देते हैं, यहाँ कहीं पे इसको रखते हैं तो ये इस तरह का यहाँ पर नीचे स्क्वायर क्यों बन रहा है डोंट नो। सिलेंड्रिकल लाइट है तो सिलेंडर बनना चाहिए। सेंटर में हॉटस्पॉट तो है सिलेंड्रिकल शेप का। बाकी इसकी रेडियस को हम कम ज़्यादा करके देखें, इससे क्या होता है, इससे कुछ नहीं हो रहा। सो आई डोंट नो इसका एग्जैक्टली क्या काम है। अगर आपको यूज़फुल लगती है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे तो इसका कोई खास इस्तेमाल लगा नहीं, राइट। इसको मैं फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ। लास्ट वन इज़ यू डिस्क लाइट, इसको भी देख लेते हैं ये क्या करती है। इसको कनेक्ट किया, इसका भी हम बढ़ा देते हैं थोड़ा सा एक्सपोजर। और यहाँ पर फॉर सम रीज़न ये लाइट लगाने से हुआ, आई थिंक यहाँ पर प्लेन गायब हो गया। मेरे को लगता है मुझसे कैमरा मूव हो गया। मैं थोड़ा कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ तो अब यहाँ पर बाहर कहीं क्लिक कर लेते हैं पहले और यू डिस्क लाइट पे क्लिक करते हैं। डिस्क लाइट आ गई है, इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ मर्ज नोड पे। और ये सब कुछ मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा फेमिलियरिटी ज़्यादा अच्छे से आ जाए। इसको मैं एक्सपोजर को बढ़ा देता हूँ यहाँ पर इसके, और यहाँ पर जो है ये आप देख सकते हैं दिस इज़ मोर लाइक ए स्पॉट लाइट। जो रेक्टेंगुलर लाइट थी उससे बेटर स्पॉट मेरे को लगता है इसका बन रहा है यहाँ पर। और इसके अंदर ऑप्शंस क्या क्या हैं हमारे पास, ट्रांसफॉर्म में पिवेट की ऑप्शन है हमारे पास। इसको पिवेट से क्या होगा, ओके तो इसको पिवेट को इसको चेंज कर सकते हैं। अभी यहाँ से इसकी रोटेशन होगी, नाइस। तो ये सारी ऑप्शन आप छेड़खानी करके देख सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको टॉप पे ही ले आता हूँ एक बार। कंट्रोल्स इसके बाकी सब चीज़ें सेम ही हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। सेम गोज़ फॉर शेडोज़, राइट।
सो मैंने आपको सारी लाइटें वगैरह यहाँ पर दिखा दी हैं। अब मैं इन सबको यहाँ पर हटा रहा हूँ और मेरी डोम लाइट और डिस्टेंट लाइट जो थी इन्हीं को मैं यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ। बाकी सारी लाइटें मैं यहाँ पर साइड में कर देता हूँ और इंस्पेक्टर को भी मैं इधर कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। इसको हम कर लेते हैं फिट। तो इस तरह की चीज़ आप इजीली अचीव कर सकते हैं। बाकी किसी भी टाइम पे जाकर के आपको मान लीजिए सिलेंडर मेरे को हटाना है यहाँ पर, तो ये जो यू शेप थी इसकी, यू शेप 2, आप इनके नाम भी रख सकते हैं, मैंने प्रॉपर्ली रखा नहीं, बट मैं इसको, मुझे पता यही थी, मैं इसको हटा दूंगा तो ये आप देख सकते हैं रियल टाइम भी यहाँ से ये हट गया है। तो बहुत ईजी है नोड स्ट्रक्चर को कनेक्ट करना, 3D सीन को बनाना है। यहाँ पर कैमरा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बहुत इजीली आप पूरा रोटेट कर सकते हैं। 3D सॉफ्टवेयर की तरह ये यहाँ पर काम कर रहा है। सो ये बहुत ज़्यादा मतलब भारी अपडेट मैं से मानूंगा, क्योंकि कभी भी DaVinci Resolve के अंदर ये चीज़ इतनी अच्छे से नहीं होती थी। पहले FBX के थ्रू बहुत ही लोअर सी क्वालिटी की चीज़ यहाँ पर हम कर पाते थे, बट ये अब इतना अच्छा और ये रियल टाइम यहाँ पे कर पा रहा हूँ। हालांकि मेरे पास 10 GB VRAM वाला GPU है, बट स्टिल आप अगर आपके पास लोअर एंड कंप्यूटर भी है तो ये मेरे ख्याल से आप कर सकते हैं। बस ये कि आप इस तरह से प्ले मत कीजिएगा और साथ साथ में रोटेट। और यहाँ पर जो चीज़ें हैं इनको आप जो है शेडोज़ को ऑफ रख लेना इस वाले व्यू में, प्लस यहाँ पर कैमरा लाइट आप रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ वर्क करना है। जब आप सिर्फ वर्किंग मोड में होंगे तो ये आपका जो है स्मूथ प्ले हो जाएगा, राइट। अब आपको एक बार मैं दूसरा सीन भी दोबारा दिखा देता हूँ। एडिट पे जा कर के मैं यहाँ पर जो मेरा ये वाला सीन था इसको मैं फ्यूजन में जा कर के आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह का इसके अंदर जो है नोड स्ट्रक्चर बना हुआ था। तो हम आ गए हैं फ्यूजन के अंदर और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। और इधर जो है अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये मैंने सीन डाउनलोड किया हुआ था और ये इस टाइम पे जो है कैमरा लाइट पे है। इस वजह से क्या है कि यहाँ पर कोई भी रिफ्लेक्शन वगैरह नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर आपको मिरर जो है काला नज़र आ रहा है, ब्लैक मिरर अगर किसी ने शो देखा है तो वो समझ गए होंगे। और ये ट्रैश कैन जो है अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये क्रोम का है और इस जगह पर जो है ये ब्लैक है। कोई भी बेसिकली रिफ्लेक्शन यहाँ पर काम नहीं कर रही है। उसका रीज़न यही है, जो बेक्ड इन्फॉर्मेशन है, लाइट यहाँ पर बेक्ड है वो काम कर रही है, बट कोई भी रिफ्लेक्शन यहाँ काम नहीं कर रही है। उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर जाना है और आपकी सीन लाइट जो है उसको ऑन करना है। और जैसे सीन लाइट पे मैंने ऑन इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको ये रियल टाइम रिफ्लेक्शन यहाँ पर नज़र आनी शुरू हो गई। अब ये सारी सीन लाइट्स ऑन हो गई, इसमें मैंने 2-4 लाइटें लगाई हुई थी, ये सारी मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए हैं। तो मैं यहाँ पर रेक्टेंगुलर लाइट है, डोम लाइट है, सेम स्ट्रक्चर बनाया हुआ मैंने कि लोडर के अंदर ये सीन लोड किया है, उसको ट्रांसफॉर्म से थोड़ा साइज़ वगैरह उसका ठीक किया है, मर्ज में गया वो। यू शेप 2 जो है ये क्या है, यहाँ पर नीचे प्लेन है ये जो ज़मीन पे लगा हुआ है, इसको अगर मैं हटा भी देता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस केस में, क्योंकि मेरा मेन मॉडल जो है उसके अंदर भी यहाँ पर फ्लोर है। और कैमरा जो है हमारा ऑब्वियसली कैमरा तो है ही, जिसके थ्रू ये एंगल यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जो मैंने प्लेस किया। अगर मैं कैमरा को मूव करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ फिट। अगर मैं यहाँ पर जो कैमरा हमारा है थोड़ा यहाँ पे जूम करता हूँ, ये देखो कैमरा आप देख सकते हो, इसको मैं इस तरह से मूव इन कर सकता हूँ। तो इस तरह अगर आपको जो है शॉट चाहिए हो कि यहाँ से मूव इन करते करते कैमरा गया जा रहा है, कैमरा को आप डेफिनेटली एनिमेट कर ही सकते हो। तो प्रॉपर पूरा रेंडर आप जैसे मर्जी कैमरा घुमा करके निकाल सकते हो। इस सिर्फ मूव इन नहीं है, यहाँ पर आप बेसिकली मूव इन करते करते इसको रोटेट भी कर सकते हो इस तरह से, राइट। और मतलब ये तो आपके हाथ में है, आपको किस तरह का सीन एनिमेट करना है। हर चीज़ यहाँ पर कीएबल है। और कीज़ कहाँ पर लगेंगी इन चीज़ों की लगेगी बेसिकली इंस्पेक्टर विंडो खोलना पड़ेगा आपको। अब जैसे मैंने यहाँ पर कैमरा सेलेक्ट किया हुआ है तो कैमरे के यहाँ पर ऑप्शंस यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करेगी, सब कीएबल चीज़ें, रोटेशन, ट्रांसलेट सब आप कैमरा की कर सकते हो, ठीक है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मैंने यहाँ पर कैमरा के आगे ट्रांसफॉर्म लगाया हुआ है। कैमरा के खुद के अंदर तो ट्रांसफॉर्म की ऑप्शन है, बट अगर उसके आगे एक और ट्रांसफॉर्म नोड आप लगा लेते हैं तो उसका बेनिफिट ये होता है कि उससे आप पिवट इसका चेंज कर सकते हैं। ये ट्रांसफॉर्म नोड मेरी जहाँ पर है, मान लो इधर पड़ी हुई है, अब मैं यहाँ से अगर रोटेट करता हूँ तो कैमरा मेरा देखना किस तरह से मूव करेगा। ये देखो ये कंप्लीट कैमरा मेरा इस तरह से मूव कर रहा है, क्योंकि कैमरा इसके अंडर में है। और अगर मुझे ऐसी रोटेशन चाहिए तो मैं कैमरा के आगे एक यू ट्रांसफॉर्म नोड लगा दूंगा, राइट। सो ये भी एक आपको इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने बता दी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ ऑप्शंस तो आपको पता ही थी, मैं आपको बस नोड स्ट्रक्चर दिखा रहा था। डिस्टेंट लाइट है, रेक्टेंगुलर लाइट है। एक रेक्टेंगुलर लाइट क्या कर रही है, उसको भी हटा दें तो उससे भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी। बट यहाँ पर हाँ, रेक्टेंगुलर यहाँ पर आपकी लगी हुई थी जो सामने की तरफ इसको लिट कर रही थी, राइट। तो वो वैसे इंटरेस्टिंग लगी रही है तो उसको भी हम लगा छोड़ देंगे यहाँ पर। बट सीन के अंदर नज़र आ रही है तो मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर सकता हूँ, ये देखो, राइट। अच्छा, सिर्फ ये नहीं कि कैमरा आप एनिमेट कर सकते हैं, लाइटें भी आप एनिमेट कर सकते हैं। इसका बेनिफिट आप कहाँ ले सकते हैं, मान लीजिए आपकी डोम लाइट जो है, अब मैं एक बार दोबारा से इंस्पेक्टर विंडो खोल रहा हूँ। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे शेडोज़ पड़ रही हैं जो डोम लाइट की जो यहाँ पर रोटेशन है, अगर मैं इसको वाई को मूव करता हूँ
तो देख रहे हो ये यहाँ पर शेडोज़ भी यहाँ पर आपकी रिफ्लेक्शन वगैरह चेंज हो रही है। और यहाँ पर अगर मेरी डिस्टेंट लाइट जो है इसको मैं इसकी थोड़ी डायरेक्शन चेंज करता हूँ, मान लो ये इस तरह, जैसे यहाँ पर ही आप देख रहे हैं अगर मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो किस तरह से शार्प लाइंस यहाँ पर जा रही हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पर शेडो क्वालिटी वगैरह जो है अगर आपको दिखाऊँ तो मैंने यहाँ पर सॉफ्टनेस बिल्कुल कम की हुई है, तो इस लाइंस मेरी यहाँ पर शार्प हैं। उससे क्या होता है कि अगर मुझे डे टू नाइट कन्वर्जन टाइप का कुछ दिखाना हो तो मैं बेसिकली इस तरह से इनको लाइटों को एनिमेट करके भी यहाँ पर ये लाइट की मूवमेंट जो है इसको यहाँ पर की कर सकता हूँ, राइट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ से रिजल्ट आते हैं इसको अगर आप की कर देंगे तो। प्लस इसके साथ में डोम लाइट जो है इसको भी रोटेट करते हुए इसको भी साथ में आप रोटेट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप की लगा सकते हैं जो हमारी रेक्टेंगुलर लाइट थी। प्लस उसके साथ में क्योंकि दिन के टाइम पे शार्प लाइट होती है और शाम को आते आते शेडोज सॉफ्ट हो जाती हैं, तो आप उसकी शेडोज़ के ऊपर भी की लगा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपकी डिस्टेंस लाइट है तो यहाँ से इसकी आप रोटेशन वगैरह तो कर ही रहे हैं लाइट की मूवमेंट के लिए। प्लस जो ये शार्पनेस है इसको कंट्रोल करने के लिए आप यहाँ जा कर के जो सॉफ्टनेस है इसको भी आप जैसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, राइट। तो ये दोनों चीज़ किएबल हैं, तो वो आपके हाथ में है कि आप कितनी क्रिएटिविटी निकाल सकते हैं, कितना कुछ करके वो सब कंट्रोल आपके पास है। फ़िलहाल मेरा काम था आपको ये सारा का सारा समझाना, और ये सारे टूल मैंने यहाँ पर कवर कर दिए हैं जो भी USD के टूल्स थे। इसको मैं आपको यहाँ पर दोबारा दिखाता हूँ। जितने भी टूल्स थे हमने सारे के सारे कवर कर लिए हैं। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। और अगर आपको USD के बारे में और डिटेल चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। अगर इसको आप चाहते हैं कि मैं एक सीन ऐसा बनाऊँ जिसमें मैं रियल फुटेज जो है उसके अंदर 3D कैमरा ट्रैक करके उसके अंदर 3D करैक्टर डाल करके आपको दिखाऊँ DaVinci Resolve के अंदर, तो वो भी मैं आपके लिए बना सकता हूँ। कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे लिख के बताइए, उस तरह की वीडियो मैं आपके लिए ले आऊँगा। बाकी सब सोशल मीडिया के लिंक्स यहाँ पर दिए हुए हैं, सब पर लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।